स्पेस के साथ साथ में इसकी एवरेज है, स्पेयर पार्ट सब बाहर इजीली अवेलेबल है। 32 भी दिए इसने और अभी हमने इसका रोहतक का टूर लगाया है, वो क्लेम के हिसाब से 33 का एवरेज भी दिया है। जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है, आप इसको 100 से ऊपर ले जाओगे तो ये गाड़ी चलती नहीं है, उछलती है। कहीं से भी इसको पकड़ते तो ऐसा लगता है दब ना जाए कहीं से। ऑयल का सिस्टम कुछ चेंज करना है, उसके बाद इसकी एवरेज डाउन हो गई थी। किस चीज की वारंटी देती है कंपनी मुझे आज तक पता नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं मिलता वारंटी में? कुछ भी नहीं मिलता। सर्विस चार्ज इतने ज्यादा हैं, रफ रोड आ जाता है तो ऐसे आवाज आती है जैसे आप डब्बे के अंदर बैठे हो। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो कार है वो इंडिया की बहुत ही फेमस कार है और इंडिया में इसके साथ लोगों का लव एंड हेट का रिलेशनशिप है। यानी कि या तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे साथ आज इसके ऑनर जुड़े हुए हैं, रोहतास जी। उनके घर में 2 वैगनआर हैं, उनके पास भी और उनके छोटे भाई के पास भी। तो वो 4 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से बता पाएंगे कि क्यों उन्होंने खरीदी थी और ख़रीदने के बाद अब उनको कैसा लग रहा है कि ये कार कैसी है, अच्छी है, बेकार है। चलिए मिलते हैं रोहतास जी से। सर, वेलकम टू अवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप हमारे साथ टाइम निकाल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये वाली कार क्यों चुनी थी? सर, इस कार को चुनने का मेन मकसद था इसका कैबिन स्पेस। इसमें काफ़ी अच्छा कैबिन स्पेस है। इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतना अच्छा कैबिन स्पेस आता नहीं है। दूसरा बात ये थी कि मारुति की हमारे घर में पहले भी एक गाड़ी थी जिसको हम यूज़ कर रहे थे, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम था। इसी को देखते हुए हमने कहा चलो वैगनआर देखते हैं। हालांकि इससे पहले हमने टाटा की टियागो के लिए भी देखा था, लेकिन उसका स्पेस और मेंटेनेंस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा था उसका, तो इसलिए हमने वैगनआर के लिए गए। वैगनआर में एक चीज़ हमें जो अच्छी दिखी वो इसकी थी कि स्पेस के साथ साथ में इसकी एवरेज, जो कंपनी ने क्लेम किया था, इसकी एवरेज थी उस समय। ये मॉडल है 2019 का, BS4 मॉडल है, ये BS6 नहीं है। तो इसकी एवरेज कंपनी ने क्लेम कर रखी थी 32 किलोमीटर। और हालांकि 32 भी दिए इसने और अभी हमने इसका रोहतक का टूर लगाया है, वो क्लेम के हिसाब से 33 का एवरेज भी दिया है इसने। अच्छा, एवरेज के मामले में तो बहुत बढ़िया है। हाँ। और ये मतलब CNG में ले रखी है आपने? CNG में है ये। अच्छा, तो मोस्टली आप CNG पे ही चलाते हो इसको? हाँ, CNG में चलाते हैं, लेकिन पेट्रोल में कुछ मैंने चलाई थी। जैसे कि मैकेनिक ने बोला था कि बीच बीच में इसको आपको पेट्रोल पे भी चलाना है। अच्छा, तो मैंने पेट्रोल पे चलाया, तो पेट्रोल में मुझे इसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं लगी। 12-13, क्योंकि लोकल का रनिंग मेरा ज़्यादा है, तो 12-13 की एवरेज इसने निकाली। तो पेट्रोल में इसके अंदर 1000 सीसी का इंजन आता है हाँ, और वैसे 1200 सीसी का। 12 वैसे सीसी पेट्रोल का। में 1200 सीसी आता है और CNG के साथ जो पेट्रोल इंजन है वो 1000 सीसी वो का इंजन है। 1000 सीसी का है। हाँ। तो वो आपको 4 साल के यूसेज के बाद कैसी लग रही है ये? मतलब इससे खुश हो, दुखी हो, क्या नहीं, है? वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। लेकिन इसमें जो कमियां हैं वो हैं। क्या जैसे क्या कि कमी इसकी फेस करी आपने? जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है। आप इसको 100 से ऊपर ले जाओगे तो ये गाड़ी चलती नहीं है, उछलती है। इसका मेन रीजन ये है, इसका बॉडी वेट बहुत कम है। पुरानी जो वैगनआर भी थी, थोड़ा ऊपर है, ऊंची सी है ना, तो हाँ सेंटर जी, ऑफ ग्रेविटी भी जो ऊपर है। पुरानी वैगनआर थी उससे भी इसमें वेट कम है। हम्म। तो इसका जो 100 की स्पीड से ऊपर जाओगे तो ये गाड़ी जम के चलेगी नहीं। ये इसका है। दूसरा इसमें है बॉडी क्वालिटी इसकी, ये एकदम बहुत हल्की इसकी बॉडी है, जो कहीं से भी इसको पकड़ते तो ऐसा लगता है दब ना जाए कहीं से। ये है। दूसरा इसका मेन प्रॉब्लम थी, इसके साथ में जो टायर आए थे, वो टायर में मैं हवा भराते भराते परेशान हो गया। इसमें हर 10वें दिन हवा कम हो जाती थी। अच्छा, एक इसका ये प्रॉब्लम था। दूसरा इसका मेन प्रॉब्लम, इसमें जब मैंने नई खरीदी थी तो 4 बार कंपनी ने कॉल करके बुलाया था इसको। 4 बार मैं उसके पास गया। स्टार्टिंग में ठीक थी, लेकिन जब से उन्होंने कुछ इसका बोल रहे थे कि इसका ये ऑयल का सिस्टम कुछ चेंज करना है, उसके बाद इसकी एवरेज डाउन हो गई थी। इसका सस्पेंशन शुरू में बहुत खराब था। अच्छा, फिर मैंने टाइट इसको, था सस्पेंशन? टाइट नहीं था, आवाज करने लगता था। अच्छा, वो इसमें प्रॉब्लम बताते हैं कि कैबिन के अंदर भी बहुत आवाज आती है इसमें। हाँ, कैबिन नॉइज तो देखो, हल्की बॉडी है तो इसका इंजन ऐसे आवाज करता है जैसे डीजल गाड़ी का इंजन आवाज करता है।
अच्छा, पेट्रोल सीएनजी में होते हुए भी। पेट्रोल सीएनजी में होते हुए भी डीजल गाड़ी के से आवाज करता है इसका। चलो, ये इसकी कमियां थी। और अच्छी चीजें क्या लगी थी आपको इसको अच्छी यूज चीज करते हुए? है, इसकी एवरेज अच्छी है, इसका कैबिन स्पेस अच्छा है, हाँ। इसका हेडरूम अच्छा है, इसका बूट स्पेस भी जो है बैग वगैरह रखने के लिए 2-3 बैग, हम कभी गांव आते जाते हैं तो मतलब कि बूट स्पेस भी काफी ठीक चलो, है। स्पेस की बात है तो इसको देख लेते हैं एक बार, स्पेस कितना है आप। चलो, आगे तो ये है कि दो लोग आराम से बैठते हैं यार किसी गाड़ी में। मेन स्टार्टिंग होती है कि पीछे कितना स्पेस होता है। देखो, पीछे भी अच्छा खासा स्पेस है इसमें। आप बैठ के दिखाएंगे एक बार इसमें पीछे? देखो, अच्छा खासा लेग मिल रहा है और हेडरूम भी अच्छा खासा मिल रहा इसमें है। 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्पेस के मामले में तो बढ़िया है। स्पेस तो काफी है इसके अंदर। और इसमें पीछे जो बूट स्पेस है वो भी ठीक है। इसमें एक सिलेंडर होने के बावजूद भी हम इसमें आराम से प्लेट के नीचे 2-3 बैग जो छोटे छोटे हमारे जो होते हैं वो आराम से फिट हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्लेक्सिबल वाले बैग तो आ ही जाएंगे कुछ हाँ ना जी, कुछ। हाँ जी। और ट्रे के ऊपर भी देखो तो इतना सारा स्पेस है ये। वो बहुत ऊंची है, मतलब छत तो इसकी काफी ऊंची है। स्पेसियस गाड़ी है इस सेगमेंट में। जब हम लेने गए थे तो हमने टाटा की टियागो भी देखी थी, तो टियागो मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम था। लुक वाइज अच्छी थी लेकिन उसमें स्पेस का ही प्रॉब्लम थी। इनकी कॉस्ट में भी तो डिफरेंस होगा। कॉस्ट की डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, 70,000 रुपये का डिफरेंस था उसमें, लेकिन मुझे सीएनजी चाहिए थी। अच्छा, वो पेट्रोल में उसमें 70,000 केवल का? पेट्रोल था, सीएनजी उसमें अभी आई है अब आने लगी है 2021-22 में हाँ, आई तो है। सीएनजी में तो और महंगी होगी वो। हाँ जी। पर उन्होंने क्या किया है कि स्पेस ठीक दे दिया है पीछे। हाँ, उसने अब डबल सिलेंडर डबल करके सिलेंडर करके, हाँ। सीएनजी का अब थोड़ा सा बूट स्पेस बढ़ गया उनका। तो टायर कितने हजार किलोमीटर पे आपने चेंज कराए थे इसके? मैंने इनके टायर 45 पे तो खत्म हो गए थे, मैंने तो ये समझो 38,000 से खींचते खींचते 45 तक अच्छा, चलाए थे, काफी खींच 38 पे लिए। खत्म हो गया था टायर। लेकिन परेशान करते रहे वो, हवा परेशान करते भरते रहे, रहो उसकी भरते रहो। स्टेपनी तक खत्म हो गई। मतलब कि स्टेपनी का तो ये है कि मुश्किल से 5,000 चलाई होगी मैंने, और वो जैसे बोलते हैं टायर का फूलना, वो फूल गई अच्छा। रखे रखे ही, क्योंकि कम यूज करते स्टेपनी को। तो टायर की क्वालिटी जो कंपनी के साथ इसमें आए थे वो बहुत हल्की क्वालिटी के टायर थे। तो सर्विसिंग का क्या था? सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती थी? शुरू की सर्विस तो फ्री होती है, लेकिन बाद में इसका कॉस्टिंग आती थी 7,000 रुपये। जब मेरी मेजर सर्विस हुई थी इसकी 10,000 किलोमीटर पे, तो इसका जो कॉस्टिंग आई थी 7,000 रुपये की। अच्छा। उसके बाद 20,000 पे इन्होंने जो सर्विस की थी, उन्होंने इसका और भी कुछ केमिकल वगैरह से इंजन साफ किया था, उसकी सर्विस उन्होंने बना दी थी 9200 रुपये की, 9,200 रुपये की। अच्छा। उसके बाद से मैंने इसकी एक सर्विस और कराई थी, ये कराई थी रोहन मोटर्स पलवल। उसमें भी उन्होंने लगभग 8,000 करीब का बिल बना दिया था। उसके बाद से मैं इसकी सर्विस बाहर कराता हूँ, इसकी सर्विस हो जाती है 3500 रुपये में बाहर। मैं इसमें कैस्ट्रॉल का ऑयल डलवाता हूँ। कैस्ट्रॉल का ऑयल बाहर से लोगे 2,000 का मिल जाता है, 1,500 लीवर चार्ज चला जाता है, 3500 में आपको काफी अच्छा काम हो लेकिन जाता है। बाहर से सर्विस कराओगे तो वारंटी तो वॉइड हो जाएगी। अभी 4 साल हुए हैं, 5 साल की वारंटी होती है। किस चीज की वारंटी देती है कंपनी मुझे आज तक पता नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं मिलता वारंटी में? कुछ भी नहीं मिलता। एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी मैंने, कभी भी जाओ भैया इसका ये खराब हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। वारंटी पीरियड को तो कंपनी वाले शोरूम वाले टालते रहते हैं, जहां भी सर्विस सेंटर पे जाओगे वो उसको टालते रहते हैं। ठीक है, निकल जाएगी वारंटी जब देखेंगे। टर्म्स भी क्लियर नहीं होती कि वारंटी में क्या क्या कवर क्या है, है, क्या कुछ क्या भी नहीं नहीं कवर है। बता के नहीं देते, क्लियर ही नहीं है। अब जो उनसे पूछते हैं ना सर्विस सेंटर पे, तो वो कहते हैं शोरूम से नहीं पूछा आपने क्या क्या वारंटी में है। खुद कोई क्लियरिटी नहीं है उनको। खुद को क्लियरिटी नहीं है। सही है। तो सर्विस के मामले में देखा जाए फिर मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि देखो, मैं ये फोर्ड इको स्पोर्ट्स यूज़ कर रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग की जो सर्विस थी ना, 3 सर्विस, वो 5-6 हज़ार में हुई थी, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट थे। अभी जो सर्विस करा रहा हूँ फोर्ड के जाने के बाद भी, वो लगभग 9,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे सर्विस हो जाती है नहीं, मेरी। सर्विस इसकी कोई सस्ती सर्विस नहीं है। सस्ती यदि नहीं है। शोरूम पे जाओ तो सर्विस चार्ज इतने ज्यादा हैं, उसके ऊपर जीएसटी भी अब इतना 18% लेते हैं,
सीधा सीधा सा है, तो वही आपका 8,000 से यदि शोरूम पे कराओगे तो 8-7 हज़ार से नीचे कोई सर्विस नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाता है कि भाई मारुति की जो गाड़ी है उनकी सर्विस सस्ती होती है। सर्विस सस्ती तो आप, हाँ, यदि बाहर कराओगे तो सस्ती है, अंदर जाओगे तो शोरूम वालों का तो वही हाई रेट हो जाता है कि लेबर चार्ज पे भी चार्ज लगाना, उस पे भी जीएसटी लगाना, ये अपने आप में ज्यादा हो जाता है। उनका ऑयल वो एक बैरल लेके आते हैं, बैरल का ऑयल इसमें डालते हैं, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। उसमें से उसको डालेंगे 500 रुपए लीटर, 600 रुपए, मतलब वही 2,000 का ऑयल करते हैं इसमें। सर्विस चार्ज जोड़ जाड़ के, ऑयल फिल्टर वगैरह थोड़ा बहुत जो भी है, बाहर से आपको जो 3500 में पड़ता है ना, वो डबल वहां लगा के चलो कम से कम। ये फायदा हो जाता है कि मारुति की जो सर्विस है बाहर हो जाती है, हर कोई कर देता है इसकी। हाँ, इसका ये मैकेनिक इसका आसानी से है मिल कि जाते हैं। इसका जो एवरी टूल, जो भी पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स सब बाहर इजीली अवेलेबल है। ये है। तो लास्ट में पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम में अगर सेम बजट में आपको गाड़ी खरीदनी होगी तो क्या वैगनआर ही खरीदोगे या कोई और ऑप्शन देखोगे? इसके लिए देखो, सीधी सी बात है, यदि आप जाओगे भाई मुझे एवरेज चाहिए तो इसमें आप जा सकते हो, क्योंकि इसकी एवरेज अभी कोई भी गाड़ी नहीं दे रही है। स्पेशल एवरेज के बेस पे जाना चाहते हो तो यदि आपको बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, तो अब टाटा ने काफी अच्छी गाड़ी निकाल दी है। टाटा टिएगो है, टाटा पंच भी लगभग इसी सेगमेंट की है, थोड़ा बहुत 19-20 है। जब आप क्वालिटी बेस पे जाओगे तो भाई थोड़ा बहुत तो समझौता करना पड़ेगा आपको। और वो तो सीएनजी में भी निकाल रहा है। टाटा ने सीएनजी में भी निकाल दिए, इलेक्ट्रिक भी निकाल दिए, और उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे बेहतर है। अब तो सीएनजी में जो स्पेस की बात करते हैं, थोड़ा बूट स्पेस सीएनजी में बढ़ गया है टाटा का। और जो नई अभी सुन रहे हैं, जो नई लॉन्च होने वाली है टाटा की टिएगो, उसमें कैबिन स्पेस भी काफी अच्छा आने वाला है। तो मतलब ये है कि आज के टाइम में आपका झुकाव टाटा की तरफ है। टाटा की तरफ है। इसमें जो मेन कमी है उनको देख करके सेफ्टी के मामले में तो 1 स्टार मिला है इसको। कुछ भी नहीं है, मैं बताता रहा हूँ, इसका बॉडी जो है बहुत हल्की है। इसका आप इसको कभी चलाओगे ना तो थोड़ा सा रफ रोड आ जाता है तो ऐसे आवाज आती है जैसे आप डब्बे के अंदर बैठे हो। तो देखा जाए तो सीधा सीधी बात है कि जो पहली बार इस गाड़ी को देखेगा, जिसको गाड़ियों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके स्पेस को लेके और इसकी माइलेज को लेके इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन बाद में जब वो यूज करेगा तो इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके और जो सर्विस में जो इश्यूज आते हैं उन चीजों को लेके वो थोड़ा परेशान हो जाएगा। देखो, मेरा मानना ये है कि जो लर्नर्स है ना अभी, जिन्होंने गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं है या उन्होंने ज्यादा गाड़ी चलानी नहीं है, तो वो फिर इन्हीं पे जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनका बजट ठीक ठाक होता है, वो फिर अच्छी गाड़ी पे जाते हैं। और इसमें आप एक परेशानी और बता रहे थे, क्लच प्लेट की। हाँ, क्लच प्लेट इसका मैंने अभी, मेरी ये गाड़ी 56,000 किलोमीटर चली है और 56,000 किलोमीटर पे मुझे इसकी क्लच प्लेट बदलवानी पड़ गई। इसका रीजन, इसकी जो क्लच है ना, शुरू से ही मुझे थोड़ी हार्ड लगती थी। तो मैंने एवरेज मेरी कुछ ज्यादा आ नहीं रही थी, 28-29 की एवरेज चल रही थी। तो मैंने इसको फिर चेक कराया, उन्होंने कहा जी अभी तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप बदलवाओ, जब तक खींच रहा खींचो। तो मैंने उसके बाद थोड़ा खींचा तो मुझे मजा नहीं आया, उसके बाद मैंने इसको क्लच प्लेट उसकी बदलवा दी। यही हाल हमारे, जो मैंने बताया जैसे वीडियो की शुरुआत में कि दूसरी गाड़ी भी है वैगनआर की, तो उसकी हमने 11,000 किलोमीटर पे ही क्लच प्लेट बदलवा दी है। उसकी भी एवरेज वही 25-26 के आसपास आ रही थी। तो फिर हम जब शोरूम पे लेके गए तो उन्होंने बोला जी इसकी ना क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। उसका भी वारंटी पीरियड लिया था, क्लच प्लेट का भी कोई वारंटी में कवर नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल बोलते जी, कंज्यूमेबल में आती है ये। अच्छा। तो कंज्यूमेबल पार्ट है तो वो वारंटी में नहीं है, तो उसके भी पैसे देने पड़े। 11,000 में बताओ क्लच प्लेट बदलवाओगे तो क्या चलाओगे, और वो वारंटी में भी कवर नहीं कर रहे हो, और वारंटी में भी कवर नहीं है। तो यही चीजें हैं जो इसका मतलब कि हेट एंड लव वाला जो मैंने रिलेशन कहा था ना इस गाड़ी के साथ, कि पहले देख के तो सबको प्यार होता है कि भाई स्पेस है, ये सब कुछ है, और यूज करने के बाद नफरत होती है। बिल्कुल ऐसे बेकार परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस के हिसाब से इतनी अच्छी है नहीं। अगर समरी करें तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सेफ्टी अच्छी नहीं है, बिल्कुल, और एवरेज अच्छी है। तो आपको अगर सिटी में चलानी है, धीरे धीरे चलानी है,
तो उनके लिए ठीक रहेगी। नहीं, सिटी का क्या, हम इससे, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, हम इससे अमृतसर गए थे घर से, फरीदाबाद से सुबह 2 बजे 5 बजे निकले थे और सेम डे रात को 2 बजे हम वापस आ गए थे। लगभग यहाँ से आना जाना 1300 किलोमीटर बैठ जाता है। तो चलने में ठीक थी, लेकिन इसकी एवरेज उस समय भी कुछ नहीं थी। हमने कोई 5 या 6 जगह तो सीएनजी भरवाई थी जाते समय, 5-6 बार आते समय, और डीजल पे और पेट्रोल पे भी चलाई थी। स्पीड कितनी थी? स्पीड तो हमने इसको, मैंने बताया ना जैसे कि 100 तक आप चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, हैंडलिंग अच्छी है। लेकिन जैसे 100 से ऊपर जाते हैं ना तो गाड़ी जम के नहीं चलती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये है 100 से ऊपर जाती है। सेगमेंट तक 100 तक चल रही है तो फिर ठीक है। हाँ, 100 तक चीज चल पाती है, उससे ऊपर ये बिल्कुल हिल जाती है, घूम जाती है, हवा में रहती है गाड़ी। अच्छा। हाँ, खैर 100 सेफ स्पीड है, 100 से ज्यादा चलानी भी नहीं चाहिए। देखो वापसी आते समय तो हम थोड़ा लेट भी थे, रोड भी खुला था, क्योंकि रात को 12 से 2 बजे तक कहाँ चलने वाली गाड़ी है। तो हमने थोड़ा चलो इसको थोड़ा भगा के देखते हैं, लेकिन उसके बाद 100 से ऊपर तो ये हमें लगी भाई आउट ऑफ कंट्रोल है, नीचे आ जाओ। तो फिर वही हम 90-100 के बीच में ही लेके आए।